रामचंद्र शुक्ल जी के इतने वन लाइनर प्रश्न यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं और लगभग जाकर के ये 90-100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए। पूरी क्लास ज़रूर देखना, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और बाद में आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम क्या रखा है? तो वीर गाथा काल नाम इन्होंने दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वीर गाथा काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने। और अगर हम आदिकाल की बात करें तो ये नाम दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया था आदिकाल। और रामचंद्र शुक्ल जी का कहना था कि इस काल में सबसे ज्यादा वीर गाथात्मक काव्य पाए जाते हैं, इसलिए वीर गाथा काल रखा है। जो रासों हैं उनके आधार पर वीर गाथा काल के अंतर्गत किस किस भाषा की रचनाएं मिलती है? तो अपभ्रंश भाषा और देश भाषा। रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास के लिए कवियों के परिचयात्मक विवरण कहाँ से लिए हैं? तो ये लिए हैं मिस्र बंधु विनोद से। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य, जो उन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, उसके लिए कवियों के जो परिचयात्मक विवरण है, यानी कि उनका जन्म कब हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, ये विवरण कहाँ से लिया है? तो मिस्र बंधु विनोद से लिया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना कौन सी है? तो यह गद्य का आविर्भाव। आधुनिक काल में भारतेंदु युग शुरू होते ही सबसे ज्यादा गद्य रचनाएं होने लगी थी, इसलिए इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी पुकारा है। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ को लिखने के लिए कहाँ कहाँ से सामग्री प्राप्त की है? तो श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला से, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी से, श्री वियोगी हरि जी के ब्रज माधुरी सार से, और मिस्र बंधु विनोद, जो कि मिस्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया साहित्य का ग्रंथ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 अच्छे रहने वाले हैं, बहुत यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, मेरी तरफ से तो मेरे हिसाब से क्या है, बिल्कुल आज तक के जो पेपर आप उठा के देखोगे यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको मैंने वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, तो इन चारों जो ग्रंथ हैं इनका आपको नाम याद रखना है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की, मतलब जिस देश का साहित्य लिख रहे हैं वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति, जनता के अंदर दिल में क्या है, उनके प्रतिबिंब के आधार पर होता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास में कितने वर्षों के इतिहास को प्रस्तुत किया गया है? 900 वर्षों के इतिहास को। आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ करके कि लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या रखी गई है? तो संवत 1375 से 1700 ईस्वी। ठीक है, भक्ति काल की समय सीमा की बात कराए तो 1375 से 1700 ईस्वी रखी गई है। शुक्ल के अनुसार मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, कल हम एमसीक्यू फॉर्म में क्लास पढ़ेंगे लगभग 50-60 क्वेश्चन, तो उनमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। ठीक है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश, प्राकृत जो भाषा थी उसकी अंतिम जो अपभ्रंश अवस्था थी, उससे हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ये पंक्तियां किससे संबंधित हैं, किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, ये मतलब मुकरियां और पहेलियों के लिए ये जाने जाते हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? तो ये देश भाषा के नाम से इन्होंने पुकारा है अपभ्रंश को। अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? राजा दहाड़सेन द्वितीय के शिलालेख में। ठीक है, राजा दहाड़सेन द्वितीय के शिलालेख में सबसे पहले अपभ्रंश नाम का उल्लेख आया है। देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार में कितने दोहे संकलित है? तो 933 दोहे। आदि पुराण किसकी रचना है? आदि पुराण पुष्पदंत की रचना है। हठ योग का उपदेश हिंदी में किसने दिया था? तो ये गोरखनाथ ने दिया था। गोरखनाथ जो कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। रास को क्रीड नियक किसने कहा है? भरत मुनि ने। ठीक है, रास को क्रीड नियक किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है। रास को एक रूपक किसने माना है? तो ये अभिनव गुप्त ने माना है। ठीक है, रास को एक रूपक किसने माना है? अभिनव गुप्त ने। राजसूय शब्द से रास की उत्पत्ति किसने मानी है? गारसा दत्त तासी ने। राजसूय शब्द से
रास की उत्पत्ति, रास जो शब्द है, रासो जो शब्द है, उसकी उत्पत्ति किन किन शब्दों से मानी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। मैं बहुत सारी गद्य विधाओं का रिवीजन करवाती आ रही हूँ लगभग 1 महीने से। कहानी, उपन्यास, निबंध, जो भी गद्य विधाएं थी उनको हम पढ़ चुके हैं, और हमारे आदिकाल भक्तिकाल अभी चल रहा है, तो इनको तो आप ज़रूर देखें। साथ में उन पिछली वाली जो वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देख लेना, आपका अच्छे से अच्छा रिवीजन वहाँ पे हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट जून 2025 के लिए कल 1 मार्च है, और उससे मेरी पेपर फर्स्ट के लिए भी, और हिंदी साहित्य की तो क्लास चल ही रही हैं, हिंदी साहित्य की क्लास ये चल रही हैं, और इसके अलावा कहानी हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, हिंदी कहानियाँ, ठीक है, उनको आप जरूर देख लेना। भारतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसने माना है, तो ये माना है मुनि जिन विजय ने, ठीक है। भारतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना है मुनि जिन विजय ने। इन क्वेश्चन को आप रट लेना अगर कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो। श्री कृष्ण के जीवन पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, नेमिनाथ रास, ये श्री कृष्ण के जीवन पर लिखा गया ग्रंथ है। यात्रा संघ एवं मूर्ति स्थापना का वर्णन किस ग्रंथ के अंदर मिलता है, तो रेवंत गिरी रास के अंदर मिलता है, जो कि विजय सेन सूरी की रचना है। इनके जो लेखक है वो भी आप याद रख लेना। यात्रा संघ एवं मूर्ति स्थापना का वर्णन मिलता है रेवंत गिरी रास में। कली काल का सर्वज्ञ और प्राकृत का पाणिनि, ये दोनों उपाधियां किसको दी गई हैं, तो हेमचंद्र को, ठीक है। कली काल का सर्वज्ञ किसे कहा जाता है, हेमचंद्र को। प्राकृत का पाणिनि भी हेमचंद्र को कहा जाता है। हजारी जी ने अपना उपन्यास चारु चंद्रलेख, ये इंपॉर्टेंट है, चारु चंद्रलेख किसका उपन्यास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है, और ये किस ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है, तो प्रबंध चिंतामणि के आधार पर, जो कि आचार्य मेरुतुंग की रचना है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा माना जाता है, पंच पांडव चरित रास, ठीक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है पंच पांडव चरित रास। श्रृंगारिक गेय काव्य कहाँ पर कौन सा मिलता है, ये है बीसल देव रासो, बीसल देव रासो, जो कि नरपति नाहला के द्वारा लिखित है। हिंदी साहित्य का प्रथम 12 मासा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है, तो बीसल देव रासो में ही मिलता है, जो कि कार्तिक मास से प्रारंभ होता है, ठीक है। ये 12 मासा वर्णन अलग अलग लोगों ने अलग अलग मास से रखा है, इसको भी याद रख लेना, ठीक है। 12 मासा का मतलब है जो 12 महीने होते हैं, है ना, जनवरी फरवरी नहीं है, बल्कि जो हमारे हिंदू पंचांग के अंतर्गत होते हैं उसमें। आला ऊदल किस शाखा से संबंधित थे, तो बनाफड़ शाखा से संबंधित थे। आगे चलेंगे, मौखिक परंपरा के आधार पर आलाखंड को संग्रहित किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था चार्ल्स एलियट के द्वारा, ठीक है। मौखिक परंपरा के आधार पर आलाखंड को संग्रहित किसके द्वारा किया गया, चार्ल्स एलियट के द्वारा। आलाखंड को परमाल रासो, आलाखंड के जो रचनाकार हैं वो कौन है, आलाखंड किसने लिखा है, तो जगनिक ने लिखा है, ठीक है। आलाखंड को ही परमाल रासो के नाम से जाना जाता है। परमाल रासो शीर्षक से प्रकाशित किसने किया था, तो ये श्याम सुंदर दास जी ने किया था। पहले इसे आलाखंड के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम कर दिया गया परमाल रासो, जो कि श्याम सुंदर दास जी ने इसका संपादन करा। आलाखंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, तो डब्ल्यू वाटर फील्ड ने, ठीक है। आलाखंड का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले कौन है, डब्ल्यू वाटर फील्ड। आला ऊदल को धीर वीर की संज्ञा किसने दी है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो यह है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, और जिन्होंने इसको लिखा था चंद्रवरदाई, वो हैं प्रथम महाकवि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार माने गए हैं। चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा किसने कहा है, शिव सिंह सेंगर ने कहा है। आगे चलेंगे, चंद्रवरदाई को हिंदी में छंदों का राजा किसने कहा है, नामवर सिंह ने कहा है, ठीक है। चंद्रवरदाई को हिंदी में छंदों का राजा किसने कहा है, नामवर सिंह ने। पृथ्वीराज रासो को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, कर्नल जेम्स टॉड ने, ठीक है। पृथ्वीराज रासो का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, कर्नल जेम्स टॉड ने। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने स्वीकारा, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वीकारा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में किसने देखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किसने आनंद संवत की कल्पना की है, डॉक्टर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी ने, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किसने आनंद संवत की कल्पना की है, तो डॉक्टर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जी। पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ किसने निर्धारित किए थे, माता प्रसाद गुप्त ने, ठीक है। माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासो के 4 पाठ निर्धारित किए थे। राजा मुंज के सरस दोहे किससे प्राप्त हुए, तो प्रबंध चिंतामणि से।
साहित्य समाज का दर्पण है, ये कथन किसका है? साहित्य समाज का दर्पण है, ये किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किस पत्रिका से किया है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से किया है। ठीक है, ग्रियर्सन ने अपने साहित्य जो ग्रंथ लिखा है इन्होंने, इनका जो ग्रंथ है वो कौन सा है ये आप बता देना मुझे, या फिर मैं बता देती हूँ। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, है ना, ये वाला ग्रंथ इन्हीं का है, जो कि 1888 में प्रकाशित हुआ था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से। मिस्र बंधु विनोद का साहित्य का पंचांग किसने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। ठीक है, मिस्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग कहा है नामवर सिंह ने। मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? तो सारंगधर को माना है। ठीक है, मिस्र बंधुओं के द्वारा ब्रज भाषा का प्रथम कवि कौन है? तो ये है सारंगधर। गोरखनाथ को सब्जी गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो ये भी किसको माना है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्वेश्चन। मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि माना है, हर किसी का पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है ना। लेकिन मिस्र बंधुओं के दो कवि याद रखने हैं आपको। ब्रज भाषा का प्रथम कवि इन्होंने सारंगधर को माना है, और हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, ठीक है, गद्य लेखक किसको माना है? तो ये सॉरी गोरखनाथ को माना है मिस्र बंधुओं ने। ठीक है, ये उल्टा दे दिया है क्वेश्चन। इसी तरह से घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन पूछे जाने हैं पेपरों में। रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ किससे स्वीकार किया है? तो देश भाषा से किया है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? देश भाषा से। अपभ्रंश भाषा को प्राकृता भाष हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। अपभ्रंश भाषा को प्राकृता भाष हिंदी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। इतिहास से शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं, ये किसका कथन है? तो ये जैनेन्द्र कुमार का कथन है। ठीक है, इतिहास से शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं है, ये किसने कहा है? जैनेन्द्र कुमार ने। हिंदी का आरंभिक रूप अभट्ट को किसने माना है? भोला शंकर व्यास ने। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे तो पता नहीं लगे ना लगे, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल रहेंगे, ये मैं बता सकती हूँ। अगर आपको लगता है थोड़ी सी भी मैंने मेहनत की है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, है ना। कुछ नहीं जाता आपका, लेकिन हाँ हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग करते हो, तो हमारी मेहनत को अप्रिसिएट करने का यही तरीका होता है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिस्र बंधुओं ने। ठीक है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ये तीन लोगों ने माना है। शिव सिंह सेंगर ने भी माना है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी ना माना है, और मिस्र बंधुओं ने माना है। मिस्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का कवि सारंगधर को माना है, गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है, और हिंदी का प्रथम कवि पुष्प या पुंड को माना है। हिंदी का सर्वमान्य प्रथम कवि कौन है? तो ये सरैपाएँ, जो कि सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि कहे जाते हैं। ठीक है, सर्वमान्य यहाँ पर आकर रुक गए। हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? तो इस श्रावकाचार को ही माना जाता है, जो कि देवसेन की रचना है। इसमें 933 दोहे थे टोटल, ऊपर हम देख चुके हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। जो धारसेन द्वितीय थे उन्होंने अपने पिता के बारे में लिखवाया था इस शिलालेख में, और उन्होंने कहा था कि उनके जो पिता हैं गुहसेन, वो हिंदी मतलब प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं के मतलब जानने वाले थे। ठीक है, ज्ञाता थे, इसलिए उन्होंने अपभ्रंश का नाम वहाँ पर लिखवाया था। अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को कहा जाता है, ये तो एक क्वेश्चन बन गया। लेकिन कहा किसने है? तो ये भोला शंकर व्यास जी ने कहा है। ठीक है, अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? तो ये स्वयंभू को कहा जाता है, लेकिन किसने कहा है? भोला शंकर व्यास जी ने। अपभ्रंश साहित्य का व्यास किसे कहा जाता है? तो ये पुष्प दंत को कहा जाता है। आगे देखेंगे, भोला शंकर व्यास जी ने माघ, भारवी, बान, भभूति की उपाधियों से किसे नवाजा है? तो पुष्प दंत को नवाजा है। ठीक है, भोला शंकर व्यास जी ने माघ, भारवी, बान, जो कि संस्कृत के लेखक हैं, है ना, संस्कृत के आचार्य हैं, उन सब की उपाधि, चारों की उपाधि एक ही बंदे को दे दी। वो कौन है? पुष्पदंत। जैन पुराण की संज्ञा किसे दी जाती है? तो महापुराण को दी जाती है, जो कि पुष्पदंत की ही रचना है। पुष्पदंत ने यशोधरा का वर्णन किस ग्रंथ में किया? जसहर चरियु में। ठीक है, जसहर चरियु ग्रंथ किसका है? ये भी पूछा जा सकता है, पुष्पदंत का है।
अपभ्रंश साहित्य में क्वेश्चन और आंसर दोनों में ही आंसर छिपे हुए हैं, है ना, ध्यान से पढ़ो बस। अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत किसने की है? तो ये की है स्वयंभू जी ने। अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत किसने की है? स्वयंभू जी ने की है। दोहों की अविरल एवं अखंडित परंपरा अपभ्रंश में किससे चलती है? जोइंदू से चलती है। ठीक है, दोहों की अविरल एवं अखंडित परंपरा अपभ्रंश में जोइंदू से चलती है, याद रख लेना। जैन उत्तर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत किस ग्रंथ से मानी जाती है? तो संदेश रासक से मानी जाती है। ठीक है, जैन उत्तर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत संदेश रासक, जो कि अब्दुल रहमान का ग्रंथ है। भारतीय भाषा में रचित किसी भी इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना कौन सी है? ये है संदेश रासक, ठीक है, जो कि अब्दुल रहमान की रचना है। इंद्रिय सुख एवं सांसारिक सुख की निंदा किस ग्रंथ में की गई है? तो ये पाहुड़ दोहा में की गई है। ठीक है, इंद्रिय सुख और सांसारिक सुख की निंदा की गई है पाहुड़ दोहा में। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की किस शाखा से निकला है? तो ये वज्रयान शाखा से निकला है। ठीक है, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं बट गई थी बाद में, हीनयान और वज्रयान, और उनसे ही वज्रयान शाखा से सिद्ध साहित्य उत्पन्न हुआ है। सिद्धों की भाषा कौन सी रही है? तो संध्या भाषा। ठीक है, सर संध्या भी कहीं कहीं लिखा जाता है, लेकिन संध्या भाषा इसका करेक्ट है। सिद्ध साहित्य में कौन कौन महिला रही थी? तो 3 महिला, 84 सिद्ध साहित्य, सॉरी 84 सिद्ध कवि हैं, टोटल 84 सिद्ध माने जाते हैं, उनमें से 3 महिलाएं थी, मणिभद्रा, मेकल्पा और लक्ष्मीकरा। ठीक है, मणिभद्रा, मेकल्पा और लक्ष्मीकरा, इन तीनों का नाम याद रख लेना। सिद्ध साहित्य की रचनाएं किस शैली में लिखी गई हैं? तो मुक्तक शैली में लिखी गई। इनकी भाषा है संध्या भाषा और इनकी रचनाएं की शैली है मुक्तक शैली। सिद्ध साहित्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला है? तो हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 ईस्वी में। ठीक है, सिद्ध साहित्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला है? हरप्रसाद शास्त्री, 1916। राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध साहित्य पर प्रकाश कब डाला है? तो 1945 ईस्वी में। राहुल सांकृत्याय ने तो बाद में सिद्ध साहित्य को प्रकाश में लेकर के आए थे, पहले तो हरप्रसाद शास्त्री ने 1916 में उसके बारे में जानकारी दे दी थी। सिद्ध साहित्य को समग्र रूप से प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? प्राच्यविद बेंडल को। ठीक है, सिद्ध साहित्य को पूरी तरह से प्रकाश में लाने का श्रेय जो जाता है वो है प्राच्यविद वेंडल। मायावाद दर्शन किसका है? तो यह शंकराचार्य का। राहुल भद्र उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सरैपा को जाना जाता है। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? लुइपा का माना जाता है। सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है, लेकिन सबसे पहला जो स्थान है वो सरैपा को दिया जाता है। वो हिंदी के प्रथम कवि भी सर्वमान्य है। नाथ संप्रदाय की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से कहाँ से ली गई? शेष मत से। ठीक है, नाथ संप्रदाय की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से कहाँ से ली गई है? शेष मत से ली गई है। गोरखनाथ ने हठयोग कहाँ से लिया है? तो ये पतंजलि से लिया है। अवधूत संप्रदाय किसे कहा गया है? नाथों को। नाथ एवं सिद्ध दोनों में कौन कौन शामिल थे? नागार्जुन, चरपटनाथ और जालंधरपा। ठीक है, नागार्जुन, चरपटनाथ और जालंधरपा। शुक्ल जी ने सिद्धों से नाथों की परंपरा का अलगाव किससे माना है? जालंधरपा से। ठीक है, शुक्ल जी ने, जो रामचंद्र शुक्ल जी है, उन्होंने सिद्धों और नाथों की परंपरा का अलगाव किससे माना है? तो ये जालंधरपा से माना है। विष्णु शर्मा का वास्तविक नाम क्या था? अच्छा, विष्णु शर्मा वास्तविक नाम था किसका? मत्स्येंद्र नाथ का। मत्स्येंद्र नाथ का नाम आपने सुना होगा, इनको मत्स्येंद्र नाथ के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के शिष्य थे गोरखनाथ। ठीक है, इन्हीं के शिष्य थे गोरखनाथ, जिन्होंने हठयोग का भी प्रवर्तन किया था और जिन्होंने नाथ संप्रदाय का भी प्रवर्तन किया था। ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ किसके गुरु थे? तो ये गोरखनाथ के गुरु थे और इनका नाम था विष्णु शर्मा। नाथ संप्रदाय का अधिक प्रसार कहाँ पर हुआ था? पंजाब एवं राजस्थान में। ठीक है, ये पश्चिमी भारत में हुआ था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं, ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ को अपने युग का सबसे बड़ा नेता माना है। गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? तो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने किया है। ठीक है, पीताम्बर दत्त बड़त्वाल। तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। आप, आई होप आपको अच्छे लगेंगे, और अच्छे लगे तो देखो आपका कुछ नहीं जाता है, थोड़ी सी किसी की मेहनत को समझा करो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इतना मेहनत करने के लिए। दिन रात लगना पड़ता है ना, ना भूख का पता है ना नींद का पता है। तो प्लीज़ आप इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए।